हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय मिश्रा आपको यूपीएसआई के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। जो प्रीवियस पेपर आपके हो चुके हैं 2017 में, 17 और 18 में। और इससे पहले मैंने आपको इसी सेट का जो कि 13 दिसंबर 2017 का है, उसका मैंने आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन करा दिए थे। आज बारी है आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य अध्ययन में जो जीएस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी सीआरपीसी से आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे आते हैं 40 क्वेश्चन, उनको कराने का आज ये वीडियो है। सो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चाहेंगे प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। इससे पहले जो मैंने हिंदी का कराया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने मैथमेटिक्स के भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के कार्यों को अलग अलग बांट रखा गया है। उसके अंदर 3 सूचियां हैं आपकी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य का, केंद्र सूची में केंद्र का और समवर्ती सूची में दोनों के ही बराबर बराबर काम बांटे गए हैं। जैसे शिक्षा जो है वो आपका केंद्र और राज्य दोनों का काम है। तो वही इनमें से पूछा गया है कि राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से आपका भूमि और भवन पर कर आता है। भूमि और भवन पर जो टैक्स हम लेते हैं वो राज्य सरकार ही लेती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की, तो ये समवर्ती सूची का है, मीन्स ये दोनों ही का काम है, राज्य और संघ दोनों का काम है। अगर हम बात करें रोजगार की, तो वो भी आपका समवर्ती सूची है। रोजगार बेरोजगारी ये दोनों का काम है। सेंटर भी देखिए अपॉइंटमेंट निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। और फिर अगर श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद और इन सब की बात करें तो ये संघ सूची का है। ये जो कार्य है ये आपका कौन देखता है? संघ देखती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भूमि और भवन पर कर। दूसरा आता है, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जाति का मीन्स यहाँ पे हो गया एससी, अनुसूचित जनजाति के लिए, सॉरी। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी एसटी। ठीक है। तो अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पे कौन सा, कितनी लोकसभा सीटें आपकी बताई गई हैं? तो उसके लिए आपका है आंसर 47। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो आपकी सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? 47 है। अगर हम यहीं पे बात करें अनुसूचित जनजातियों की तो सॉरी, अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों की तो मीन्स एसटी के लिए आपको 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं और एससी के लिए लोकसभा में आपकी 84 सीटें आवंटित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए, गंगा नदी में प्रदूषण के समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो एससी मेहता बनाम भारत संघ जो जनहित याचिका थी ये दायर की गई थी गंगा में प्रदूषण के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है? मीन्स स्वयं वो कूटिंग करता है, और जब हर बार वो कब करता है? जब वह प्रणाली को संक्रमित करता है, मीन जब इन्फेक्ट करता है और उसकी प्रतिलिपि मीन जब उसकी एक कॉपी बनाता है। तो उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस उसका नाम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कोमागाटा मारू की जो घटना है बहुत पुरानी घटना है, आप इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा। तो कोमागाटा मारू जो आपका प्रकरण हुआ था वो आपका हुआ था कनाडा के थ्रू। कनाडा ने मना कर दिया था कोमागाटा मारू को अपने देश में आने से। क्यों ऐसा हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। कामागाटा मारू क्या था? ये एक भाप इंजन था, मीन्स वाष्प से चलने वाला एक जहाज़ था, पोत था, युद्ध पोत, और जो कि 1914 में हांगकांग से कनाडा की ओर आ रहा था। और इसको कनाडा के अधिकारियों ने क्या कर दिया था? रोक दिया था। इसको कनाडा के अधिकारियों ने रोक दिया था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, और उनकी संसद ने 1914 में ये मना किया था, और 2016 में उन्होंने इस घटना के लिए संसद में माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है,
वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ? तो राज्यों का जो पुनर्गठन आपका हुआ था वो हुआ था भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, मीन्स भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर आपके जो राज्यों का है बंटवारा आपका फर्दर हो गया था। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र का हो गया और इन सब का अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ पता चल गई, जो आईपीसी है वो 1860 में बनी थी और किसके थ्रू बनवाई गई थी? लॉर्ड मैकाले के थ्रू। और लॉर्ड मैकाले के थ्रू जो बनाई गई थी वो और किन किन देशों में उसी प्रारूप में चलती है? तो आप ये समझ लीजिए ये तीनों ही देशों में चलती है, जो कि आपको नीचे गिवन है, सिंगापुर, ब्रुनई और श्रीलंका। तो आंसर यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा कि इन तीनों ही देशों में अभी भी इसी प्रारूप में दंड संहिता चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो पहले जो भारतीय थे वो आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यकारिणी, मीन्स वायसराय के जो मीन्स सदस्य होते थे वायसराय के अंडर में, उसके वो मंत्री थे, मीन्स उसके वो सदस्य थे कैबिनेट के। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 50 और फिर हम उधर से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इधर शुरू करेंगे तो फिर गलतियां हो जाएंगी, क्या पता हम कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ दें, इसलिए सीधी से चलते हैं लाइन से। तो क्वेश्चन नंबर 49 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो आपके राइट्स हैं, उसके बाद आपको मिलता है मीन्स 36 से 51 में, या आप यहाँ पे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। और ये वो सिद्धांत है जो राज्य को बताते हैं कि कैसा राज्य होना चाहिए, उसको कैसा क्या करना चाहिए। लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मीन्स इसको हम न्यायालय में जाकर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। इट मीन्स यह न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं है, ये गलत है पूरी तरीके से। मीन्स पहला वाला सही है हमारा, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए जाने वाले कुछ निर्देश हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए है बट आंसर क्या है आपका? बी है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो रेखा शर्मा जी को 2017 को, ये उस समय का करंट अफेयर था, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए राष्ट्रीय महिला जो आयोग है ये 1990 में पारित हुआ था कि ये बनेगा संसद में, लेकिन 92 में ये गठित हुआ था। और अभी 7 अगस्त 2018 को रेखा शर्मा जी इसकी अध्यक्षा बनी हैं। उससे पहले जो अध्यक्षा थी वो थी आपकी ललिता कुमार मंगलम, उनके बाद रेखा शर्मा जी को जगह मिली है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य है वो महिलाओं के संरक्षण से रिलेटेड है, उनके राइट से रिलेटेड है, उनके एजुकेशन मीन उनसे रिलेटेड जो भी नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उन सबको देखना, उन सब के बारे में अपनी जानकारी देना, उनके थ्रू वर्किंग करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? आनुवंशिक विकार वो होता है जो जन्मजात होता है, या ये समझिए कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको आता है। तो वर्णांधता है, अरंजकता है, अतिशक्तिराव है, लेकिन जो मिक्सोडेमा है ये आपका क्या है? ये आपका आनुवंशिक विकार नहीं है, क्योंकि मिक्सोडेमा जो है ये आपका होता है जब आपके में जो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है जब वो कम होने लगता है, उसका श्रावण कम हो जाता है, तब आपका मिक्सिडोमा होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है यातायात का प्रतीक। तो प्रतीक चिन्ह आपका यातायात का, तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा यातायात का, ये देख लेते हैं। तो ये सीधे दिख रहा है कि आगे देखिए एरो बने हुए हैं, तो ये आपका जो है ये है कि आगे रास्ता घूम कर नहीं लिखा है, आगे रास्ता घूम कर है। आगे रास्ता कैसा है? आगे रास्ता घूम कर है। और इससे पहले वाला मिक्सिडोमा वाला होगा, मैंने टिक लगाना मैं भूल गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक है? तो देखिए रबड़ के उत्पादन के लिए जो सबसे 4 जो मेन आपके राज्य हैं वो आपका है केरल है, कर्नाटका है, शायद तमिलनाडु भी है, और एक कोई और राज्य है। तो देखिए यहाँ पे केरल और कर्नाटक दोनों दिए गए हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे टिक केरल को, बट अगर केरल नहीं होगा तो हम कर्नाटक को चिन्ह लगाएंगे। तो राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन आपका केरल में है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि
गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों एवं सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जाएंगे। मीन्स ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं और उनमें अनुसूचित क्षेत्रों में जो सरकारी ज़मीनें आदिवासियों की हैं या गवर्नमेंट की है, वो सिर्फ आदिवासियों के कार्य के लिए ही आएंगी। अब किसी और को पट्टे के लिए, कंपनी को पट्टे के लिए उसको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये आया था, तो केस का नाम आपको बताना है। तो केस का नाम आपका है, तो ये आपका आ जाएगा समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। ये बताया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं या सरकारी ज़मीनें हैं, उनका जो कार्य है वो किसी और कंपनी को पट्टे वट्टे पे नहीं दिया जाएगा, किसी और काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर काम दिया भी जाएगा तो सिर्फ उन्हीं के वेलफेयर के लिए, आदिवासियों के वेलफेयर के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दे दिया था? ये कौन सा ऐसा अधिनियम आया था या सिद्धांत है जिसके थ्रू गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक दर्जा मीन संविधान में उनका नाम दे दिया गया था? तो वो आपका था, ये बहुत कम आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये आपको दिया गया था कि जो गवर्नर होंगे या गवर्नर जनरल होंगे उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, जलोढ़क तलछट मीन जो जलोढ़ मिट्टी से जो बना होता है क्षेत्र, उसके बारे में कहा गया है। तो जो जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो ये है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से। तो अच्छा, ये होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि नदियों के द्वारा, नदी जब बह के आती है तो बहुत सारे क्या कहते हैं मिट्टी और कई सारे पहाड़ों से होकर जाती है, तो उनके थ्रू जो मिट्टी ला के एक जगह पे एकत्रित कर दी जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है आपकी। और इनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपके मृतिका भी होती है, मीन्स बालू भी होती है, सिल्ट भी होता है, गाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और बजरी वजरी भी इसमें होती है। तो मीन्स इन सब का जो मिश्रण होता है ये आपका क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो कि नदियों के द्वारा विभिन्न जगहों से ला के एक जगह पर एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भ्रष्टाचार, तो ये आपका हो जाएगा तलछट वाला, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किस नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो आपका यहाँ पे काम हो गया है CVC का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का। केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये कार्य है कि अगर भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग किसी ने किया है तो CVC उसको चेक करेगी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक ही संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 79 है। इन चारों अनुच्छेदों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो हमें ये तो पता है कि राष्ट्रपति ही ज़्यादातर नियुक्तियां करते हैं, लेकिन किसके सुझाव पर, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही सरकारें बदलती हैं राज्यपाल देखिए बदल जाते हैं, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को ज़्यादातर कठपुतली ही माना गया है, क्योंकि वो जो भी गवर्निंग पार्टी होती है, जो भी गवर्न कर रही होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे ज़्यादातर डिसीजंस लेती है। तो यहाँ पर सुझाव उसको हमेशा लेना ही पड़ता है, एक्शन उसी को करना पड़ता है, लेकिन वो सुझाव लेते हैं। तो किसका सुझाव लेते हैं? वो प्रधानमंत्री का लेंगे या कैबिनेट का लेंगे या प्रधानमंत्री की समिति के जितने लोग होंगे उनसे बैठ के बात करेंगे, तो फाइनल डिसीजन जो होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वो प्रधान होते हैं, पूरे कैबिनेट के सभी मंत्रियों में प्रधान होते हैं, तो हम सीधे बोलेंगे कि प्रधानमंत्री से सलाह के बाद ही वो नियुक्तियाँ ज़्यादातर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हुआ है? तो वनोन्मूलन तो बिल्कुल नहीं है, कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं है, अविकसित देशों की कम सेवाएं भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपोजिट चीज़ हैं। तो यहाँ पे हम ए बोल सकते हैं, औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। अब ये करंट अफेयर उस टाइम का, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी? तो उन्होंने वियतनाम के साथ घोषणा की थी। ये तकवा करंट अफेयर है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए। ये आपके में आना नहीं है इतनी जल्दी, आपके में इस समय करंट अफेयर आएंगे और आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा, और मैं नोटिफिकेशन आने के बाद भी करंट अफेयर आपके डालता रहूँगा। अगला आता है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम
जो कि आपको पता होना चाहिए 2005 में आया था, उसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। मीन्स आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप याचिका दायर करते हैं तो क्या कैसे करना चाहिए। तो पहला है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, बिल्कुल सही है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ए सही हो गया। सूचना पाने के पीछे का कारण क्या है, सूचना प्रार्थी को बताने की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इट मीन्स डी सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं क्या है हमारा। इसमें कहा गया है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जो कि आपका होता है GDR। अच्छा, GDR का काम क्या है। GDR ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कोई एक कंपनी है जो कि अमेरिका से कोई एक भारतीय कंपनी है, अगर वो अमेरिका से क्या कहते हैं वो कर रही है, वहाँ पे शेयर मार्केट चल रही है, वहाँ से व्यवसाय कर रही है, और उसको अगर किसी और देश के साथ भी करना है तो उसके वो GDR के माध्यम से ही वहाँ पे करेगी, जो भी व्यवसाय अपना करेगी, और उसके जो शेयर्स होंगे वो भी वहाँ में GDR के फॉर्म में ही वहाँ पे सेल होंगे, एक्सचेंज होंगे। फिर अगला आपका आता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती, सामरिक प्रयोजन के लिए, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना, और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही हो। तो इनमें से किसके ये तीनों सही हैं, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ये तीनों ही सही हैं, चाहे वो सामरिक प्रयोजन हो, चाहे परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना हो, और चाहे सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना के लिए हो, जहाँ स्वामित्व किसका है, सरकार का। ये तीनों के लिए कर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी। महिला और बाल विकास विभाग, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। तो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो ऑप्शन नंबर सी है ये हुआ था, क्योंकि ये 2005 में इसका अधिनियम आया था और 2007 में ये फाइनलाइज हुई थी और ये आयोग आपका बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो कंप्यूटर का विज्ञापन दिखाता है। तो कंप्यूटर का विज्ञापन दिखाता है, एक विज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एड्स बोलते हैं। तो आपका एडवेयर जो हो जाएगा ये एक मेलवेयर है जो कि कंप्यूटर में विज्ञापन को दिखाता है। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। मुद्रास्फीति का मीन्स आपका यहाँ पर हो गया इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आपके कितने तरीके के होते हैं आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं। स्थिति में हाइपर इन्फ्लेशन होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। मीन्स दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मंद और रेंगती। मीन्स सीधी बात है, बहुत स्पीड में, मीडियम और बहुत ही स्लो। तो यहाँ पे तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, द्रुत हो गया, अति हो गया और मंद हो गया। ये तीनों तो हैं, लेकिन ये लागत जन्य मुद्रास्फीति है, ये जो है इन्फ्लेशन का एक प्रारूप नहीं है, एक टाइप नहीं है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो किसारी मोहन गांगुली जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अगला आता है भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय वन सेवा है, IAS है, IFS है, ये आपके क्या हैं, ये आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इसी में आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक है। तो मानव संसाधन, भारत के राष्ट्रपति, पर्यावरण या भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। तो सीधी सी बात है, वन सेवा है तो ये पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से रिलेटेड आपका होगा। अगला आपका आता है शब्द भेदिया लेन देन, मीन्स इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। तो ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे शेयर बाजार की बात हो जाएगी। तो जो भेदिया लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये आपका एक एक्टिविटी है, रॉन्ग एक्टिविटी है, जो कि अगेंस्ट होती है, ये नहीं किया जाता। होता क्या है इसमें कि इसमें मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं, तो वो अंदर से ही इसकी नॉलेज, इसके बारे में पता कर लेना और उससे गलत तरीके से मुनाफा कमाना,
ये होता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। मीन्स आपको पता अगर चल जाए कि यार गिरेंगे या उठेंगे तो फिर आपका भी प्रॉफिट होगा, दूसरे को प्रॉफिट जल्दी नहीं होगा, तो आप उसको गलत तरीके की ट्रेडिंग मानी जाती है। तो यही होती है आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग कि आपको पहले से उसके बारे में नॉलेज हो जाए, आप कहीं से खुफिया तरीके से उसकी नॉलेज ले लें। अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 71, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो राज्यपाल हैं तो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति ना देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ऐसे हैं जिनमें वो क्या करते हैं, स्वीकृति नहीं देते और राष्ट्रपति पर भेजते हैं। हमेशा वो नहीं भेजेंगे क्योंकि उनका काम ही होता है कि राष्ट्रपति को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना स्टेट में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ ही हैं, एक दो हैं, ज़्यादातर इनको स्वीकृति करने पड़ते हैं या खुद से ये मना कर सकते हैं। फिर आता है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, नंबर यहाँ पे बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपातकालीन शासन के दौरान ये कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा वाला मैटर यहाँ पे नहीं होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 हमारा क्वेश्चन क्या है, कहा गया इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ढंग से पढ़ा होगा। ये आपके थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के टाइम से हैं और इनका जो दूसरा नाम है वो है वृक्षमित्र। इनको वृक्षमित्र के नाम से जाना था क्योंकि जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था उसके ये प्रमुख नेता थे और उस आंदोलन के कारण ही इनका नाम वृक्षमित्र रखा गया था और वर्ष 2019 में सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था। तो 2017 के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो मिला था केसी एफ्लेक को। केसी एफ्लेक को 2017 के लिए मिला था। और अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के लिए फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी के लिए मिला था रामी मालेक को। किसको मिला था? रामी मालेक को मिला था। ये आप याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसे गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई थी। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए ही ये हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। फिर अगला आपका आता है, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है। मीन्स फिर से अगर वो पौधा खुद से ही पनपना चाहे कटने के बाद, टूटने के बाद, तो उसे किस रूप से जाना जाता है। तो उसको हम जानते हैं टोटीपोटेंसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टोटीपोटेंसी के नाम से। और इन्हें हम सोमोक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। तो यमुना और बेतवा नदी का जो संगम है वो आपका होता है हमीरपुर में। कहाँ पे होता है आपका? वो हमीरपुर में होता है, हमीरपुर के निकट में होता है। फिर अगला आता है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। तो दोनों सदनों की अगर पूरी स्थापना बताएं तो वो 1952 में आपकी कंप्लीट हो गई थी। हुआ क्या था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ, जबकि लोकसभा का प्रथम सत्र जो था वो 13 मई 1952 को आरंभ हुआ। और राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठित की गई, जबकि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। मीन्स दोनों ही जो आपकी बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, इसलिए दोनों की स्थापना का जो स्थापना वर्ष माना जाता है वो 1952 ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, डैश या दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन, नियोक्ता, ब्याज में जो हम टैक्स भरते हैं उसके लिए स्रोत
पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा किया गया है। ये कौन से फॉर्म को आता है? तो फॉर्म नंबर 26A जब आप भरते हैं तो वो मोस्टली आपका वो इसीलिए होता है कि जो साल भर का जो आपका टैक्स फिल हो चुका होता है उसके लिए आप 26A को फिल करते हैं। अब आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या क्या निहित हैं। तो कोई भी पेशा अपनाना, हाँ बिल्कुल सही, आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। भाषण की स्वतंत्रता है। अस्पृश्यता आपका स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पे नहीं आता है, और धर्म का पालन भी स्वतंत्रता अधिकार में नहीं आता, ये अलग अधिकार है। तो ए और बी का मीन्स हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके थे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जो कि आपके मूल संविधान, विधि और जो जीएस रिलेटेड आपके यूपीएसआई के इस वाले पेपर में आए थे। और ये अगर आपको समझ में आए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको यूपीएसआई से रिलेटेड कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, या आपको अगर और भी कुछ नॉलेज चाहिए यूपीएसआई के सिलेबस से रिलेटेड, या आप कैसे क्या वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने हिंदी का वीडियो बनाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपको बताना चाहूँगा मैथ्स का आएगा, जो कि मैं आपके सामने विजुअली आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा उसकी, मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगा इस वाले पर्टिकुलर पेपर में जो मैथ्स के पेपर आए हैं। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग बहुत हाई लेवल की नहीं आती, रीजनिंग नॉर्मल आती है इसकी, लेकिन रीजनिंग के जो एक दो पार्ट हैं, जैसे आपका मशीन इनपुट हो गया, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं इसकी वीडियो भी आपकी तभी बनाऊंगा जब आपका यूपीएसआई का फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको मैं वीडियो देता रहूँगा। तो ये मशीन इनपुट के क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगता है इसको समझने में, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका 1 2 3 मीन्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखिए आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितना सेक्शन हो पाएगा मैं आपको रीजनिंग का पूरा करा दूंगा। मैथ्स का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद आपका ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका पेपर है 13 तारीख का, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 13 तारीख का सेकंड, फिर थर्ड, और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा आ रहा है तो मैं एक बार में पूरा वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि कई सारे वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक सेट का पूरा एक वीडियो बना दें। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैं बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको पूरा वीडियो एक बार में चाहिए, या आप इसी तरह जैसे मैं सेक्शन वाइज बना रहा हूँ, हिंदी का अलग, जीएस और मूल विधि संविधान का अलग, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, आपको वैसा चाहिए, पूरा एक साथ चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।